Hello everyone, welcome to Kiko, India's Kitab Copy. I am Gunjan Chaudhary from IIT Delhi and the co-founder of Kiko. So today we all are all set for chemistry, right? तो यहाँ पर एक टॉपिक लिखा है, सबको दिखाई दे रहा है, दैट इज सॉलिड स्टेट. तो जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं जिनको ये दिमाग में चल रहा है कि सर ये चैप्टर 12th का है या 11th का है, जब क्वेश्चन आईआईटी जेई मेंस और नीट में आएगा तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप किस क्लास का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, कौन से क्लास का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं है. तो जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट विदाउट एक्चुअली थिंकिंग कि सर ये किस क्लास का है. तो जितने भी बच्चे यहां पर हैं सब अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि मैं 11th में हूं, मैं 12th में हूं. सबके दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए कि मैं किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं और जो भी टर्म मेरे सामने आए उस टर्म के बारे में मुझे सारी चीजें पता हो. तो चलिए, जब मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, टेक अ पीस ऑफ पेपर, टेक योर पेन एंड कीप मेकिंग योर नोट्स बिकॉज द कॉन्सेप्ट will be above what you have seen in your NCERT and n number of books, right? तो चलिए देखते हैं. We have a term that is solid. We have a term that is solid. States of matter सबको पता है. We have all three states of matter, that is solid, liquid and gas. तो इसमें से मैंने यहां पर solid को अलग कर लिया और liquid और gas को अलग कर लिया. जब हम लिक्विड और गैस को अलग करते हैं तो इसे हम कहते हैं फ्लूइड. क्या कहते हैं इसे? फ्लूइड. फ्लूइड, अब बोलेंगे सर ये फ्लूइड का मतलब क्या है? जिसके पास कैपेबिलिटी हो फ्लो करने की अंडर द एक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट शियर फोर्स ऑल्सो इफ द बॉडी कैन फ्लो. अगर बॉडी फ्लो कर सकती है तो उसे कहते हैं लिक्विड और गैस, या हम ब्रॉडली उसको बोलते हैं फ्लूइड. अब अगर हम सॉलिड की बात करें तो क्या सॉलिड के अंदर फ्लोएबिलिटी है? क्या सॉलिड फ्लो करता है? क्या नहीं करता. क्या उसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इजीली फ्लो करते हैं? क्या नहीं करते. दे आर क्लोजली पैक्ड. तो जब हम स्ट्रक्चरल ग्राउंड पे किसी भी चीज को स्टडी करते हैं वहां पर हम माइक्रो लेवल पे जाके देखते हैं कि उसके एटम्स, उसके मॉलिक्यूल्स, उसके आयंस, ये सारे कैसे अरेंज्ड हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, on the basis of few properties we say that it is a solid or it is a fluid. तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा that will rotate around solid. चलिए, अब सॉलिड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो यहां पर मैं सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं. पहला पार्ट क्या है? दैट इज क्रिस्टलाइन. टर्म्स आएगा, यहां पर टर्म आएगा, घबराने का नहीं है कि कौन से टर्म को हमने पढ़ा है, कौन से टर्म को हमने नहीं पढ़ा है. ठीक है, अब देखो, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन दो टर्म्स है यहां पर. एमोर्फस, एमोर्फस कौन से वर्ड से आया है? एमोर्फोस. एमोर्फोस का मतलब होता है नो फॉर्म, जिसका कोई भी फॉर्म, कोई भी रूप, कोई भी फिक्स्ड रूप ना हो, जिसका कोई भी फिक्स्ड शेप ना हो, उस वर्ड का मतलब है एमोर्फोस. एमोर्फोस शब्द से क्या आया है? एमोर्फस. अब इसके जस्ट विपरीत हमारे पास क्या है? क्रिस्टलाइन. ओके, क्रिस्टलाइन के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे. हमारा जो सिलेबस है जेई मेंस, एडवांस्ड और नीट का, उसमें ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टलाइन पे फोकस्ड रहेगा, राइट? अच्छा, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर हम पॉलीमर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वहां पर पॉलीमेरिक कॉन्फ़िगरेशंस में हम फिर एमोर्फस को स्टडी करते हैं. अब आप समझिए कि सॉलिड को ऐसे कौन से दो पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे स्टडी किया जा सकता है. ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे स्टडी किया जा सकता है. ध्यान से मेरी बात सुनो. ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जिसके ग्राउंड पे हम सॉलिड को स्टडी कर सकते हैं? वो दो फैक्टर्स हैं. पहला, फर्स्ट फैक्टर, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सॉलिड. तो पहला फैक्टर उसमें से है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. और दूसरा फैक्टर है थर्मल एनर्जी. ध्यान से इन दोनों फैक्टर्स को देखेंगे. नोट्स जो मैं बनवाऊंगा वो पूरे आर्यवर्त में स्पेशल होगा. ठीक है, जब आप आईआईटी के कैंपस के अंदर जाना चाहते हैं या एम्स के कैंपस के अंदर जाना चाहते हैं तो आपका दिमाग बहुत ब्रॉड टर्म पे होना चाहिए.
जो मैं डिलीवर कर रहा हूं ध्यान से सुनो, एक नेक्स्ट लेवल पे कॉन्सेप्ट को लेकर जाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ो, चार्ट लो, दैट इज योर आउटलुक, लेकिन जब लाइव क्लास में आते हो तो जो डिस्कशन होगा वो ना आपके स्कूल में होगा, ना आपके कोचिंग सेंटर में होगा, कहीं नहीं होगा। ठीक है, ये देखो एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट क्या है। फैक्टर्स दो रिस्पॉन्सिबल है, पहला क्या है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और दूसरा क्या है थर्मल एनर्जी। अब जब हम थर्मल एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो एक पैरामीटर क्या आता है, टेम्परेचर। तो यहां पर मैंने लिखा टेम्परेचर और यहां पर मैंने लिखा प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर, इन दोनों चीजों को हम पहले कर देंगे कांस्टेंट। अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने लग गए, अगर टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएबल रह गया तो फिर आप सॉलिड को ठीक से स्टडी नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे आपका पूरा इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूं तो मैं आपको एक जगह पे बिठाऊंगा कि भैया बैठो और मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप मेरे को जवाब देंगे। लेकिन अगर आप डांस कर रहे होंगे, इधर उधर घूम रहे होंगे, तो मैं आपको या आपसे ठीक से इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है आपको? आप सिमिलरली आप ये सोचो कि सॉलिड है ना, वो एक एलिमेंट है, एक आदमी है मान लो, और उसके प्रॉपर्टीज को हमें स्टडी करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका टेम्परेचर उसका प्रेशर कर देंगे फिक्स्ड। हमने इसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। अब गिवन टेम्परेचर और प्रेशर में अगर आप सॉलिड को स्टडी करेंगे तब जाकर आपको पता चलेगा ओके सॉलिड का सरफेस टेक्सचर कैसा है, सॉलिड का बिहेवियर कैसा है, उसके एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है, उसके एटम्स में जो कंडक्टिविटी है, जो रेजिस्टेंस है, जो रिफ्रैक्टिविटी है, जो रिफ्लेक्टिविटी है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। उन सबको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दिया है। ठीक है, चलो हमने टेम्परेचर प्रेशर फिक्स कर दिया। अब स्टडी क्या कर रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी। सबसे मजेदार बात यह है कि ये दोनों चीजें आपस में बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इसे कहते हैं ओपोजिंग फैक्टर। ध्यान से सुनो, क्या कहते हैं इसको, ओपोजिंग फैक्टर्स। ओपोजिंग फैक्टर्स का मतलब यह है कि अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा रहेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम रहेंगे, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा रहेंगे तो इसका विपरीत क्या है, थर्मल एनर्जी वो कम रहेगा। अब इसको डिटेल में समझते हैं। आज के बाद आपका कॉन्सेप्ट सॉलिड में बहुत ही मजेदार हो जाने वाला है। ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर टेम्परेचर प्रेशर पहले ही फिक्स कर दिया है। अब मान लेते हैं कि एक हमारे पास बॉडी है। अभी मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक एटम है, यहां पर एक एटम है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, ठीक है, मैंने तो बोला था कि भाई टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट कर दिया है, लेकिन अब मैं यहां पर कुछ चेंजेस लेकर आ रहा हूं। मैं टेम्परेचर दे रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसके थर्मल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। आपको पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। थर्मल एनर्जी जैसे बढ़ेगी तो ये एटम एक दूसरे के निकट नहीं रहेगा, वो एक दूसरे से दूर जाएगा। इसके अंदर एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी है तो आप नाचोगे, आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आप आराम से ऐसे बैठ जाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर एनर्जी है तो आप डांस करोगे, ये डांस करेगा। इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई है, इसके अंदर आ गई है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी जिसके अंदर है, जिन एटम्स के अंदर है, वो आसपास नहीं रह सकते, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है या आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि बॉडी के पास थर्मल एनर्जी ज्यादा है, अगर बॉडी के पास थर्मल एनर्जी ज्यादा है तो वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोजली एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम देखते हैं कि कोई बॉडी जो सॉलिड है, जो बॉडी सॉलिड है, अब मैंने यहां पर मार्क किया है सॉलिड है, तो उनके एटम्स बहुत क्लोज रहते हैं एक दूसरे के। आपने बचपन में सबने पढ़ा होगा कि एटम अगर क्लोजली पैक्ड है और उसका इंटरमोलिकुलर अगर स्पेस बहुत कम है तो इसका मतलब वो सॉलिड है, अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा है इसका मतलब वो गैस है। लेकिन इंटरमोलिकुलर स्पेस कम क्यों होता है, कौन बताएगा इसको? हम आज डिस्कस करेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना, इंटरमोलिकुलर स्पेस इतना कम इसीलिए है क्योंकि इस सॉलिड बॉडी की थर्मल एनर्जी है कम। और अगर थर्मल एनर्जी कम होगी तो ये आपस में एक दूसरे के काफी
करीब होंगे, और यही कारण है कि इनके आपस का इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग फोर्स काफी ज्यादा होता है, तभी जाकर ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड। दीज आर क्लोजली पैक्ड। हम सॉलिड स्टेट में डिस्कस करेंगे डिटेल में व्हाट इज अ सीसीपी स्ट्रक्चर, व्हाट इज एन एचसीपी स्ट्रक्चर, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमें ध्यान से यह देखना है कि थर्मल एनर्जी अगर किसी बॉडी में बढ़ाई जाए तो क्या वो बॉडी सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, या अगर हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तो हम उल्टा पढ़ते हैं कि क्या बॉडी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर दो चीजें हैं, क्रिस्टलाइन, एमोर्फस। क्रिस्टलाइन का मतलब जो रियल सॉलिड है, ट्रू सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन है वो है ट्रू सॉलिड, ठीक है, ध्यान से देखो। जो एमोर्फस है वो ट्रू सॉलिड नहीं है, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड। लेट मी टेक दिस पिक्चर आउट ऑफ द बॉक्स। नाउ दिस इज स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का मतलब पता क्या होता है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। ये वाकई सॉलिड नहीं है, जो डेफिनेशंस के हिसाब से हाँ बिल्कुल पक्के वाला सॉलिड नहीं है, तो इसे हम कहते हैं स्यूडो सॉलिड, राइट। अब एमोर्फस और क्रिस्टलाइन, हमारी स्टडी इन दोनों पे रहेगी। अच्छा, अब ध्यान से देखिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हमें समझ में आएगा। शीशा, शीशे को आप जानते हैं, व्हाट इज द ग्लास। कितने लोग यहां पर जानते हैं व्हाट इज ग्लास, व्हाट इज अ ग्लास। फॉर एग्जाम्पल, I will name here a material such as sodium silicate. Sodium silicate. Sodium silicate वो मटेरियल है जिससे कि क्या बनता है, पानी पीने वाला ग्लास। आपने पिया होगा बोरोसिल के ग्लासेस में, बोरोसिल इज वन ऑफ द ब्रांड जिसमें कि जो शीशे का ग्लास बनाता है, तो वाटर ग्लास को बोलते हैं सोडियम सिलिकेट। अब ये जो ग्लास है ये सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है। आप बोलेंगे सर ये शीशा तो सॉलिड होता है। फिर आप बोलेंगे नहीं सर, शीशे को तो पिघला के बनाया जाता है, तो वो तो एमोर्फस हो सकता है क्योंकि उसमें फ्लोएबिलिटी होगी। जो भी चीज पिघलने वाली है या पिघले हुए फॉर्म में है, मेल्टेड फॉर्म में है, तो उस केस में क्या होगा, दैट विल बी कैरिंग सम अमाउंट ऑफ फ्लोएबिलिटी, वो थोड़ा सा फ्लो कर रहा होगा। तो यहां पर आज का हमारा मुद्दा यही है कि क्या ग्लास, क्या क्वार्ट्ज ऑल्सो कैरीज सिलिकेट। अब कुछ टर्म्स हैं जो आपको भारी लग रहे हैं, ये बिल्कुल भारी नहीं है। शीशा मैंने क्या लिखा है, सोडियम सिलिकेट। आप यहां पर देख लो, ये आप कह सकते हैं केमिकल नेम है, ये जनरल नेम है। क्वार्ट्ज इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिलिकेट, ओके। अब देखो, ये क्वार्ट्ज जो है ना, ये सॉलिड फॉर्म में भी होगा, मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होगा, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होता है, और ये एमोर्फस फॉर्म में भी होता है। तो बहुत ही प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि कोई भी चीज अगर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब वो क्रिस्टलाइन है। अब मान लो कि मेरे पास क्वार्ट्ज है, कौन सा क्वार्ट्ज है, एमोर्फस क्वार्ट्ज है, मेरे पास एमोर्फस क्वार्ट्ज है। अब इस एमोर्फस क्वार्ट्ज को अगर हमने सॉलिडिफाई करवाया, क्या करवाया, सॉलिडिफाई, तो सॉलिडिफाई कैसे होगा, कौन बताएगा सॉलिडिफाई कैसे होगा। चलो मैं आप लोगों का चैट देखता हूं, क्या आप लोग कर रहे हो, क्या आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, चेक करता हूं। चलो बताओ, व्हाट विल बी द मेथड ऑफ सॉलिडिफिकेशन, हाउ वी विल डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, चलो कोई बताओ। सॉलिडिफिकेशन अगर करना है तो बताओ, थर्मल एनर्जी बढ़ाएंगे या घटाएंगे, एनीवन, कोई तो बताओ, किधर गया सब लोग। ग्लास इज एमोर्फस, गुड। डिक्रीज थर्मल एनर्जी, विवेक चौधरी कह रहे हैं कि थर्मल एनर्जी डिक्रीज करेंगे, बहुत बढ़िया विवेक। थर्मल एनर्जी डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, बताओ थर्मल एनर्जी डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा। अभी मेरे पास एमोर्फस क्वार्ट्ज है, मैंने थर्मल एनर्जी डिक्रीज की, मतलब टेम्परेचर घटाया, टेम्परेचर घटाने को बोलते हैं फ्रीजिंग, पक्की बात है, ओके। थर्मल एनर्जी डिक्रीज, भूमिका शर्मा अगेन, भूमिका शर्मा ध्यान से सुनो मेरी बात, अगेन नहीं, इनफाइनाइट टाइम्स समझाया जाएगा, सब चीज रिलेटेड है आपस में। डिक्रीज थर्मल एनर्जी विवेक कह रहे हैं, फातिमा कह रही है थर्मल एनर्जी डिक्रीज, चलो ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज,
कौन कह रहा है? फातिमा, फातिमा इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है ना, आप ऐसा कह सकते हो कि वो कॉन्सिक्वेंस है। अगर थर्मल एनर्जी को डिक्रीज करेंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है ना वो अपने आप बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, वाइस वर्सा। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम जबरदस्ती दो एटम्स को खींच नहीं सकते आपस में, हम क्या करेंगे? टेम्परेचर घटाएंगे। टेम्परेचर जैसे घटाएंगे तो क्या होगा? थर्मल एनर्जी घटेगा। थर्मल एनर्जी का दुश्मन कौन? थर्मल एनर्जी का दुश्मन है इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ाने के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्स पे दिमाग मत लगाओ, थर्मल एनर्जी पे दिमाग लगाओ। थर्मल एनर्जी को घटाओ, टेम्परेचर घटाओ। टेम्परेचर जैसे घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, दोनों एटम्स आपस में करीब आने लग जाएंगे, सब एटम्स एक दूसरे के करीब आने लग जाएंगे। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन मेथड। सॉलिडिफिकेशन मेथड जो है ना, उसमें होता क्या है, कौन बताएगा? डायरेक्टली लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट होता है क्या? डायरेक्टली लिक्विड, हाँ, ये मेरे पास एक लिक्विड है, पानी है, और तुरंत मैंने उसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर कम करवाया, उसको फ्रिज में डाला, और अगले मिनट में तथास्तु वो हो गया सॉलिड। ऐसा होता है, या बीच में कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होता है? एनीवन, एनीवन? Priyanshu, molecules will be close. Good. Priyanshu Nayan, molecules will be close. Vivek Chaudhary, solidification. Okay. Solidification is a critical method or it is a gradual method. अचानक से हो जाएगा या बीच में कोई मैकेनिज्म है, बीच में कुछ होगा? एकदम लिक्विड से सॉलिड शार्प चेंज होने वाला है, या इंटरनल माइक्रो लेवल पे कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होने वाला है? कौन बताएगा यहाँ पर? एनीवन? लेटेंट हीट। ओके, थोड़ा सा मजेदार सा टर्म बोला यहाँ पर, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेंसिबल हीट ऑफ फ्यूजन, दैट वी विल डिस्कस इन अ शॉर्ट व्हाइल। ध्यान से देखो, जो मैं बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनो। We have amorphous chords when we decrease the thermal energy, यहां पर लिख रहा हूं when we decrease the thermal energy। एरो नीचे, मेरे लेक्चर में एरो नीचे हुआ इसका मतलब डिक्रीज, एरो ऊपर हुआ इसका मतलब इंक्रीज। थर्मल एनर्जी जैसे डिक्रीज होगा तो हम एक जोन पे पहुंचेंगे, ध्यान से सुन लो, किताबों से बाहर निकलेंगे और आईआईटी जेई मेंस और नीट की दुनिया में आएंगे। प्रवेश, स्वागत है आपका। मुशी जोन, मुशी जोन का मतलब क्या? एक ऐसा जोन, ये मुशी जोन क्या है? बोलेंगे सर ये मुशी जोन क्या है? इट इज आल्सो प्रोनाउंस्ड एज मशी जोन। ओके, दिस मशी जोन मींस पेस्ट, पेस्ट, कोलगेट, पेप्सोडेंट, है ना, वो जो पेस्ट होता है ना, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड जोन जो होता है, जहां पर सॉलिड अपने पूर्ण प्रॉपर्टी के साथ नहीं है, लिक्विड अपने कंप्लीट प्रॉपर्टी के साथ नहीं है, आप कह सकते हैं इट इज अ ट्रांजिशन फेज। वी कॉल दिस अ ट्रांजिशन फेज। ये ट्रांजिशन फेज में आता है, और ट्रांजिशन फेज के बाद फिर ये कहां पहुंचता है? सॉलिडिफिकेशन जोन पे क्रॉस करके ये क्या बन जाता है? इसको मैं बोलूंगा क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज बन जाता है। क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज, क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज बन गया। कैसे बन गया? हमने थर्मल एनर्जी डिक्रीज कर दी, और डिक्रीज करने के बाद जो उसके एटम्स थे उनका अरेंजमेंट भी चेंज होगा। एमोर्फस क्वार्ट्ज का अरेंजमेंट कैसा होता है? एमोर्फस क्वार्ट्ज का अरेंजमेंट देखो ऐसा होता है, ये है एमोर्फस क्वार्ट्ज, ये है एमोर्फस क्वार्ट्ज, ध्यान से देखेंगे, ये है एमोर्फस क्वार्ट्ज, ये है एमोर्फस, ये है एमोर्फस। बोलेंगे सर ये क्या बना दिया? देखो, ये कोई फिक्स्ड ऑर्डर, फिक्स्ड शेप का नहीं है, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं दिखाई दे रहा है। सुंदर कौन सा दिखाई देगा? सुंदर ये दिखाई देगा, ध्यान से देखो। दिस इज माय डियर फ्रेंड क्रिस्टलाइन, दिस इज क्रिस्टलाइन। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? आप बोलेंगे सर हाँ समझ में तो आ रहा है। क्रिस्टलाइन जो है ना, क्रिस्टलाइन के पास एक फिक्स्ड ऑर्डर है, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है, लेकिन अमोर्फस के पास कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है। The arrangement of the atoms, the arrangement of the particles, the arrangement of the ions, the arrangement of the molecules are not fixed. ये fixed नहीं है। ये कौन है? amorphous। इसी में हमने थर्मल एनर्जी को डिक्रीज किया, और केमिकल जो अरेंजमेंट है उसका, जो एटम्स का अरेंजमेंट है, वो हो गया चेंज। अब देखिए ये एटम्स का अरेंजमेंट इस तरीके से है, तो मैं लिख सकता हूं दिस इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। सो एक डिफरेंस तो आपके सामने है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? एक डिफरेंस आपके सामने है। व्हाट इज द डिफरेंस? अंजुम अगेन, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। परी शर्मा सर प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा। विवेक चौधरी मैकेनिज्म, हाँ। यश स्लोली, या स्लोली क्या मैकेनिज्म? स्लोली या मैं आराम से पढ़ाऊं? कॉन्सेप्ट ही इतना मजेदार है कि आप समझ रहे हो ना, थर्मल एनर्जी एटम्स का कम करना है, अपना एनर्जी कम नहीं करना। ठीक है, देखो
मेरा सवाल ये आपसे, चार्ट में लिखो कि एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में एक डिफरेंस क्या समझ में आया? डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस, डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन, एक डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है? कोई तो डिफरेंस होगा, एक डिफरेंस मैंने बता दिया आप लोगों को. व्हाट इज दैट डिफरेंस? दैट वाज अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स दोबारा देख लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है. देखो यहां पर आप देख रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स यहां पर फिक्स्ड नहीं है. देखो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ छोटी है, फिर ये थोड़ा सा अलग शेप का है, ये थोड़ा सा अलग शेप का है, ये थोड़ा सा इधर जा रहा है, ये थोड़ा इधर जा रहा है, ऐसे है. इस केस में देखो, इस केस में सारे तमीज से एकदम अरेंज्ड हैं. तो एक चीज समझ में आ गया आपको, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स विल बी फिक्स्ड in the case of crystalline solid and arrangement of atoms will not be fixed in the case of amorphous. So you all have written yes 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 yes. मैंने स्क्रॉल नहीं किया, चलो ठीक है, अब स्क्रॉल कर लिया मैंने. अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेरी वेरी गुड. ठीक है, परी इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट सिमेट्रिक है एंड एनसिमेट्रिक है, बहुत अच्छी बात है. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कहानी जा रही है दिमाग में. चलो अच्छा, सॉलिड और लिक्विड के बीच में ये तो क्रिस्टलाइन जोन है और ये एमॉर्फस क्वार्ट्ज है. तो इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन है. ट्रांजिशन का मतलब वो फेज जहां पर बदलाव हो रहा है, जहां पर बदलाव हो रहा है वो फेज को बोलते हैं ट्रांजिशन फेज. ठीक है, तो ट्रांजिशन फेज में जो है ना, पहले लिक्विड बनता है पेस्ट, पहले वो बनता है पेस्ट. पेस्ट मतलब हम उसको सेमी सॉलिड बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड बोलते हैं. ठीक है, जब हम शीशे को पिघला के जब हम सॉलिडिफाई करते हैं ना, तो पहले शीशा ना पिलपिला फॉर्म में होता है. पिलपिला मतलब एकदम शुद्ध हिंदी में बता रहा हूं आपको कि बहुत ज्यादा नरम सा होता है. उसके बाद धीरे 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 टेम्परेचर उसका कम हो रहा होता है, तो उसके अंदर की थर्मल एनर्जी घट रही होती है. थर्मल एनर्जी घट रही होती है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं वो बढ़ रहे होते हैं, एटम्स एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं, और वही शीशा फिर क्या बन जाता है? हार्ड बन जाता है, स्ट्रांग बन जाता है. ठीक है, चलो तो एक चीज आपको समझ में आ गई. यहां पर मैं यहां पर आपको क्लियरली लिख देता हूं कि पहला पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यहां पर मैंने लिखा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, पहला पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन में क्या होता है? फिक्स्ड, इसमें होता है फिक्स्ड. अच्छा, और एमॉर्फस में क्या होता है? एमॉर्फस में नॉट फिक्स्ड. ओके, वी कैन से डिसऑर्डर्ड. ओके, वी कैन से डिसऑर्डर्ड. देखो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना कॉम्पिटिशन लेवल एग्जामिनेशन की, पैराग्राफ पढ़ने में बिलीव मत करो, बुलेट वर्ड्स आपके दिमाग में होने चाहिए. अगर बुलेट वर्ड आपके दिमाग में होगा एक वर्ड, ये ऑर्डरली है, ये डिसऑर्डरली है, बस मामला वही खत्म है. अब मैंने बोला कि शीशा पिलपिला था, मतलब थोड़ा बहुत फ्लो कर रहा होगा. तो यहां पर दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेस पे हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे, दैट इज फ्लोएबिलिटी. फ्लोएबिलिटी ध्यान से समझो. फ्लोएबिलिटी का मतलब टेंडेंसी टू फ्लो. टेंडेंसी टू फ्लो, पानी बहता है, दूध बहता है, नाक बहती है, गंदी बात. फ्लोएबिलिटी, फ्लोएबिलिटी का मतलब फ्लो होना चाहिए. सॉलिड फ्लो नहीं करेगा. एमॉर्फस आई मीन क्रिस्टलाइन सॉलिड फ्लो नहीं करेगा. एमॉर्फस सॉलिड के पास थोड़ी सी फ्लोएबिलिटी रहती है, थोड़ी सी फ्लोएबिलिटी रहती है, और वो भी स्लोली, धीरे धीरे फ्लो करता है. एकदम प्योर लिक्विड के तो फ्लो नहीं करेगा. जब हम बात करते हैं कि एमॉर्फस स्यूडो सॉलिड है, तो इसका मतलब स्यूडो लिक्विड भी होगा, थोड़ी लिक्विड कैरेक्टर भी उसके अंदर होगी. तो फ्लोएबिलिटी जो है ना, वो एक फ्लूइड का ही कैरेक्टर है, मतलब लिक्विड या गैस का कैरेक्टर. तो फ्लोएबिलिटी किसमें ज्यादा, किसमें कम? क्रिस्टलाइन में. क्रिस्टलाइन में फ्लोएबिलिटी नहीं, नो फ्लोएबिलिटी इन क्रिस्टलाइन फॉर्म. ओके, नाउ व्हेन वी फोकस ऑन द फ्लोएबिलिटी ऑफ द एमॉर्फस, तो एमॉर्फस की फ्लोएबिलिटी रहेगी थोड़ी, लिटिल. ओके, एंड वी कैन से इट फ्लोज स्लोली. फ्लोज स्लोली, तो ये धीरे फ्लो करेगा. फ्लोएबिलिटी आपको समझ में आ गई है. चलो एक बहुत ही मजेदार बात आप लोगों के सामने, मेल्टिंग पॉइंट. अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द क्रिस्टलाइन फॉर्म, ऑफ द क्रिस्टलाइन फॉर्म विल बी शार्प. तो यहां पर मेल्टिंग लिखा मैंने, और एक तरफ लिखा मेल्टिंग पॉइंट, और एक तरफ लिखा मेल्टिंग रेंज. बहुत सारे बच्चों को यहां पर एक नई चीज समझ में आएगी, ये एक नई बात समझ में आएगी. ध्यान से सब लोग देखें. यहां पर मैंने लिखा है मेल्टिंग पॉइंट और एक तरफ लिखा है मेल्टिंग रेंज. कौन बताएगा चार्ट में मेरे को कि दोनों में डिफरेंस क्या है?
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग रेंज? एनीवन? इस सभा में है कोई ऐसा, इस सभा में है कोई ऐसा कि जो कह सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग रेंज में क्या डिफरेंस है? कोई है जो बता सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग रेंज में क्या डिफरेंस है? स्यूडो, फातिमा कह रही है स्यूडो फ्लो कह सकते हैं। स्यूडो फ्लो नहीं बेटा, फ्लो ही होता है, ठीक है, फ्लो होता है, धीरे धीरे फ्लो होता है। स्यूडो फ्लो कोई टर्म नहीं है, ठीक है, देयर इज नो टर्म सच एज स्यूडो फ्लो। अरे भैया कोई बताओ मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग रेंज में क्या फर्क है? पॉइंट और रेंज में क्या डिफरेंस है? मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग रेंज, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब नहीं बताओगे तो मुझे बताना पड़ेगा। सौरभ कुमार, मेल्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड। नहीं जानते हैं सर। प्रियांशु, कोई बात नहीं बेटा, नहीं जानते हो तभी तो यहाँ हो, और हमारा काम ही है आपको कि जो बंदा नहीं जानता है उसको हम समझाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैं बता देता हूं आपको। जैसे मान लो कि किसी भी बॉडी का अगर टेम्परेचर, देखो यहां पर मैंने एक टेम्परेचर बनाया, ये टेम्परेचर है। अगर मैंने बोला कि टेम्परेचर अगर ये मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस से अगर मैं नीचे आऊंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा लिक्विड फेज पे, और 50 डिग्री सेल्सियस के अगर मैं ऊपर रहूंगा तो मैं रहूंगा सॉलिड। मतलब कि एकदम से क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर सॉलिड, 50 डिग्री सेल्सियस से नीचे लिक्विड। मतलब एक फिक्स्ड, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। वो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? 50 डिग्री सेल्सियस। तो हम बोल देंगे दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट। वो ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से हल्का सा भी नीचे उतरोगे ना, हल्का सा भी नीचे टेम्परेचर कम करोगे तो इमीडिएटली सॉलिड से क्या हो जाएगा? लिक्विड। वो कौन सा है? ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। लेकिन एमोर्फस सॉलिड में कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, मेल्टिंग रेंज होता है। हम कह सकते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहां पर एक चीज करेक्शन कर लेना, जब हम लिक्विड टू सॉलिड जाएंगे ना, जैसे मान लो ये लिक्विड है और ये सॉलिड है ना, मेल्टिंग, जब हम मेल्ट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इसी चीज को रिवर्स कर लो, जब हम मेल्ट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो सॉलिड है और ये लिक्विड है, अगर सॉलिड टू लिक्विड जाना चाहते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट से होकर गुजरना पड़ेगा। तो अगर वो मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स्ड वैल्यू है, जैसे मैंने एक वैल्यू रख दिया, चलो मैंने एक वैल्यू रख दिया 2200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या 1400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या 1539 डिग्री सेल्सियस। ये 1539 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आयरन। जो आयरन होता है, लोहा है ना, 100 सोनार का एक लोहार का सुना होगा, लोहा। तो जो लोहा है ना, उसका प्योर मेल्टिंग पॉइंट होता है 1539 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इससे ऊपर लेकर जाएंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड, मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपके पास रेंज हो कि 150 से 180, इसी बीच में कहीं ना कहीं वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। मतलब यहां पर थोड़ा सा पिघलेगा, यहां पर थोड़ा और पिघलेगा, यहां पर थोड़ा और पिघलेगा, और 180 तक ये पूर्ण रूपेण लिक्विड हो जाएगा। सो दैट इज नोन एज रेंज। जब आपके पास एक लोअर लिमिट हो, जब आपके पास एक अपर लिमिट हो, इस लिमिट में अगर टेम्परेचर कहीं ना कहीं हो तो धीरे धीरे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो इसी को कहते हैं मेल्टिंग रेंज। मेल्टिंग रेंज में एक वैल्यू नहीं आती, मेल्टिंग पॉइंट में एक ही वैल्यू आती है। तो मैं एक बार देखूंगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। रेंज इज लाइन बिटवीन सम पॉइंट, एग्जैक्टली, रेंज इज कैरिंग सम लोअर लिमिट माय डियर फ्रेंड एंड सम अपर लिमिट। रेंज का मतलब क्या होगा कि एक लोअर लिमिट होगा और एक अपर लिमिट होगा, इसी बीच में कहीं ना कहीं सॉलिड लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। और पॉइंट का मतलब यह है कि एकदम शार्प एक वैल्यू है। जैसे कि मैंने बोला 1539 डिग्री सेल्सियस आयरन का मोल्टन मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब अगर 1539 डिग्री सेल्सियस से मैं 1540 पहुंच जाऊंगा तो मुझे फर्क दिख जाएगा तुरंत, है ना, एकदम मुझे तुरंत दिख जाएगा कि जो सॉलिड फॉर्म है आयरन का वो कन्वर्ट हो गया है लिक्विड फॉर्म में। एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो सभी लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं आपको? क्या क्या अभी तक पढ़ा है? बहुत सारे बच्चे ना अभी बाद में घुसे होंगे, उनको लग रहा होगा चल तो सही रहा है लेकिन मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं। अभी तक क्या क्या हमने डिस्कस किया है? देखो सब यही है, सब यही है। डिजिटल बोर्ड का सबसे ज्यादा बेनिफिट यही है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे करके मिटाना नहीं पड़ता, सब कुछ सामने ही है। देखो जो भी मैंने डिस्कस किया सब यही है। मैंने क्या बोला? सॉलिड को हमने दो फॉर्म में डिवाइड किया, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। कहानी यही चल रही है। क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो वाकई में सॉलिड है, एमोर्फस स्यूडो सॉलिड है। एमोर्फस का मतलब जिसका कोई फिक्स्ड रूप, कोई फॉर्म ना हो। चलो
दो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स जिसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी। सबको समझा दिया मैंने। थर्मल एनर्जी ज्यादा कब होगी? जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर हमने बढ़ाया, थर्मल एनर्जी बढ़ गई, एटम्स एक दूसरे के दूर चले गए। जब दूर दूर एटम्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, तो वो सॉलिड हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सॉलिड में स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्या कैसा होता है? क्लोजली पैक्ड, एकदम आपस में एक दूसरे के करीब, एकदम चिपके हुए, एकदम ठूसे हुए होते हैं। ठीक है, इधर देखो, ये है थर्मल एनर्जी का कॉन्सेप्ट और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का कॉन्सेप्ट। ये दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं है, दीज आर ओपोजिंग फैक्टर्स, माइंड यू माय डियर फ्रेंड, ओपोजिंग फैक्टर्स, राइट। चलो, अगले पॉइंट पे हमने देखा कि एक ही मटेरियल, क्वार्ट्ज ले लो या शीशा ले लो, ये एक ही मटेरियल है, लेकिन कभी ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और कहीं ये एमोर्फस फॉर्म में होता है। एमोर्फस से क्रिस्टलाइन जोन में जाना है। सब लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड दिया था कि थर्मल एनर्जी को कम करना पड़ेगा। थर्मल एनर्जी कम करेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएंगे, एटम्स एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, लेकिन ये अचानक देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये एमोर्फस है। एमोर्फस में मैंने क्या समझाया? रेंज में काम होता है, रेंज में काम होता है। अचानक एक टेम्परेचर पे सॉलिड, एक टेम्परेचर पे लिक्विड, ऐसा नहीं होगा। पहले एमोर्फस किस में कन्वर्ट होगा? मुशी जोन, ट्रांजिशन फेज। तो यहां से लेकर जो यहां तक का सफर है ना, इसी को कहते हैं रेंज, इसी को कहते हैं रेंज। समझ आ रहा है? देखो यहां पर लिखा है ना, 150 से 180 में बदलाव दिखेगा। यहां पर एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, इसके नीचे आया बदलाव दिख जाएगा, इसके ऊपर जाएंगे बदलाव दिख जाएगा। ये बॉर्डर है, ये पूरा एक शार्प बॉर्डर है, ये पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहां से यहां तक। इसके बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। और यहां पर क्या? एक लाइन है, इसके इधर सॉलिड, इसके इधर लिक्विड, मामला खत्म है। मेल्टिंग पॉइंट, चलो ये भी समझ में आ गया सबको। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीन पार्ट डिस्कस कर लिया है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को तो इतने डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता ही है हर साल। फ्लोएबिलिटी समझ में आ गया, जो फ्लो करता है, जो टेंडेंसी है फ्लो करने की, उसको बोलते हैं फ्लोएबिलिटी। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग रेंज समझ में आ गया। अच्छा, अब एक बहुत ही मजेदार पॉइंट, वो पॉइंट ये है क्लीवेज प्रॉपर्टी। अब ये क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर आप चाकू से काटो, क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को चाकू से काटोगे, मान लो मेरे पास एक बॉडी है और इसको मैंने यहां से कट कर दिया, यहां से मैंने कट कर दिया, तो दो फॉर्म में मुझे ये दिख जाएगा, एक पार्ट इधर और दूसरा पार्ट इधर। ठीक है, और जो सरफेस होगा ना, उसका टेक्सचर बड़ा स्मूथ होगा, खुरदुरा सा नहीं होगा, इट विल बी वेरी वेरी प्लेन। ओके, सो वी कैन जस्ट डिवाइड, वी कैन जस्ट कट इट, वी कैन जस्ट स्प्लिट इट into two forms very easily. That is known as cleavage property. But in the case of amorphous, if you cut, then you will get a surface that is not so smooth. That is not so smooth. So everyone, have you understood the concept? Have you understood the concept? क्या, अरे बाबा क्या चल रहा है इधर? ये क्या चल रहा है? आपस में भाईचारा चल रहा है। अरे इधर पढ़ो क्या चल रहा है इधर। Okay, so tell me, have you understood the cleavage property? सर ग्लास एमोर्फस है या क्रिस्टलाइन है, कैसे पता चलेगा? एमोर्फस ग्लास है या क्रिस्टलाइन ग्लास है? ग्लास अगर हम देखें तो उसको आप एमोर्फस के कैटेगरी में ही रखो। ग्लास का जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है दैट इज एमोर्फस। ठीक है, तो फातिमा, ग्लास इज एमोर्फस जस्ट लाइक प्लास्टिक, जस्ट लाइक अदर पॉलीमर्स, ग्लास इज एमोर्फस। ओके, चलो क्लीवेज प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई है। व्हाट इज द क्लीवेज प्रॉपर्टी? अगर हम चाकू से कट करेंगे, तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा और हर एक पार्ट का जो सरफेस होगा वो बिल्कुल मक्खन होगा, स्मूथ। लेकिन एमोर्फस के केस में क्या होगा, जब हम कट करेंगे उसको, तो उनका जो वो है ना सरफेस, वो उतना ज्यादा स्मूथ नहीं रहेगा। सो एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड? थोड़ा थोड़ा लिखते रहा करो, बहुत आलसी लोग हैं यहाँ पर, लिखते ही नहीं है कुछ, लिखते नहीं, थोड़ा बहुत लिखते रहा करो। ओके, लिख रहे हैं यहाँ पर, हाँ ठीक है, समझ आ गया ना? यस 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 बोलते जो आगे बढ़ने का है भाई को, आगे। ठीक है, नीट, जेई मेंस, एडवांस्ड केमिस्ट्री आई विल डिस्कस। Okay, and chemistry will be just a subject for you. It will be very very easy to study. Okay, very very study, बहुत ही मजा आने वाला है। Okay, आते हैं, आगे बढ़ते हैं।
कॉन्सेप्ट्स के साथ लेट मी डिस्कस सम मोर कॉन्सेप्ट्स। ओके, नोट्स का केयर कैसे करें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। क्या ग्लास मॉलिक्यूलर लेवल पे फ्लो होता रहता है? बिल्कुल होता रहता है। एक मजेदार कंसेप्ट आपको बताता हूँ ग्लास का। जैसे मान लो, सभी लोग ध्यान से सुनो, ध्यान से, ये है विंडो, ये है खिड़की, और ये खिड़की किस चीज की बनी है? शीशे की बनी है। और ये है एक ओल्ड बिल्डिंग, एक पुरानी बिल्डिंग है। इस पुरानी बिल्डिंग में क्या है? शीशे की खिड़की है। तो भैया ग्लास तो क्या होता है? मैंने बोला ग्लास एमॉर्फस होता है, ठीक है, मैंने बोला ग्लास एमॉर्फस होता है। तो अगर ग्लास एमॉर्फस होता है तो क्या वो फ्लो करेगा? क्या वो फ्लो करेगा? विल इट फ्लो? टेल मी यस और नो। फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? शीशे की खिड़की बनी हुई है, शीशे की खिड़की है, और एक पुराना बिल्डिंग है, चांदनी चौक की एक पुरानी बिल्डिंग है। और यहां पर आप सबको पता है कि ग्लास अमॉर्फस होता है, और ग्लास जो है ना वो फ्लो करता है, फ्लोएबिलिटी होती है, क्योंकि अमॉर्फस की कैरेक्टर है फ्लोएबिलिटी। तो ग्लास फ्लो करेगा, ये ग्लास फ्लो करेगा क्या? ग्लास का मॉलिक्यूल फ्लो करेगा क्या? सवाल पूछा है तो जवाब देना पड़ेगा। आदि ने बोला है यस, शिखा ने बोला है नो, भूमिका ने बोला है नो, विवेक ने बोला है नो। बेटा हम माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, ये मत सोचो कि ग्लास यहां से खुल के नीचे गिर जाएगा, नहीं भैया, ग्लास के अंदर की बातचीत चल रही है, माइक्रो लेवल की बातचीत चल रही है, केमिस्ट्री डिस्कस हो रहा है, फिजिक्स नहीं। ये मत बोलो कि सर ग्लास को ऐसा मारेंगे तो ग्लास टूटेगा क्या, ग्लास टूट के नीचे गिरेगा क्या। यहाँ पर हार्डनेस प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैकेनिक्स डिस्कस नहीं हो रहा है, यहाँ पर डिस्कस हो रहा है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, माइक्रो लेवल में। अंदर घुस जाओ, घुस जाओ अंदर, ग्लास के अंदर घुसो, ग्लास के अंदर घुसो। यस सर, फ्लो करेगा। ग्रेविटी, फिर छोटी बात, ग्रेविटी है, अच्छा छोड़िए, ग्रेविटी है, ग्लास के अंदर क्या फ्लो करेगा? मॉलिक्यूल्स फ्लो करेगा या पूरा ग्लास ही नीचे लटक जाएगा? क्या फ्लो करेगा? यश कह रहे हैं यस बट कांट सी। देख सकते हो बेटा, यश देख सकते हो, ग्लास फ्लो करेगा, देख सकते हो। देखो मैं बताता हूं, देखना, खिड़कियों में यहां पर थोड़ा सा एक हॉलो स्पेस रहता है, जिसके ऊपर से ये खिड़की, ये जो शीशा है ना, ये स्लाइड करता है, ठीक है, ये शीशा स्लाइड करता है। तो ये स्लाइडर है, ठीक है, ये मान लो कि ये शीशा है, यहां पर ये स्लाइड करेगा, ठीक है, स्लाइडर है, ये शीशा इस तरीके से स्लाइड करता है ना, ऐसा ऐसा बंद होता है। अब क्योंकि ग्लास एमॉर्फस है तो शीशा धीरे 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 पिघलेगा, पिघलते हुए फ्लो करेगा नीचे की तरफ। और प्रैक्टिकली देख लेना, प्रैक्टिकली जो ये खिड़की है ना, इसके ऊपर का जो पोर्शन है वो पतला होता है, नीचे का जो पोर्शन होता है दैट इज कंपैरेटिवली थिकर, ये नीचे मोटा हो जाता है। क्यों मोटा हो जाता है? एकदम मेजर कर लेना, माइक्रोमीटर लेना, मेजर कर लेना, वर्नियर कैलिपर लेना, मेजर कर लेना, मेजर कर लेना, मेजर करने का पता चलेगा कि यहां इसकी जो राइट, सो विंडो टाइट हो जाती है, बिल्कुल परी, विंडो टाइट हो जाती है, दैट्स व्हाई, यस दैट इज व्हाई इट शटर। हाँ, तो इसीलिए जो है ना, जब फ्लो करेगा तो आप इसको मूव करवाओगे, मूव करेगा नहीं, आप बोलेंगे खिड़की खराब हो गई है, खिड़की खराब नहीं हुई है बेटा, ये ग्लास जो है ना, ये फ्लो करके नीचे मोटा हो जाता है, नीचे मोटा हो जाएगा तो फिर स्लाइड करने के लिए जो हॉलो रिसेस होता है ना, जो एम्प्टी स्पेस होता है, वो उसको नहीं मिल पाएगा, तो इतना फ्रीली ये मूव नहीं कर पाएगा, दैट इज वन ऑफ द रीजन। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम बढ़ते हैं आगे, एक मजेदार सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन को अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। अमॉर्फस क्रिस्टलाइन के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया है, कुछ और डिफरेंसेस है, ठीक है, जैसे कि हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप लोगों का डेमो क्लास है, आप लोग डर जाओगे ज्यादा अगर मैं आपको सेंसिबल हीट ऑफ फ्यूजन अगर समझाऊंगा तो। फिलहाल आप ये समझ लो कि क्रिस्टलाइन पे हम वापस आ गए। क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन के ना अलग 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 उसके सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम कह सकते हैं आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड, और मॉलिक्यूलर सॉलिड, और मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, देयर आर सो मेनी सॉलिड्स, ओके, दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन। अच्छा, यहां पर एक टर्म डिस्कस हुआ है, मेटेलिक सॉलिड। कितने लोग जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड
एंड एलॉय सॉलिड। कितने प्रतिशत भारतीय को पता है कि मेटेलिक सॉलिड और एलॉय सॉलिड में क्या डिफरेंस है? कितने प्रतिशत भारतीय को पता है कि मेटल और एलॉय में क्या डिफरेंस है? मेटल और एलॉय में क्या डिफरेंस है? हाउ मेनी ऑफ यू नो कि मेटल और सॉलिड में क्या डिफरेंस, मेटल और एलॉय में क्या डिफरेंस है? कौन बताना चाहेगा? कौन बताना चाहेगा? कौन बताना चाहेगा? फातिमा, एनी आंसर? एलॉय में कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत, थोड़ा सा गलत। मेटेलिक सॉलिड इज प्योर बट एलॉय आर मिक्सचर। नहीं, मिक्सचर टर्म अपने आप में बहुत ब्रॉड टर्म है, डोंट यूज मिक्सचर हियर। आशीष कुमार, आई डोंट नो। ओके, एलॉय, एलॉय और सॉलिड मेटल में क्या डिफरेंस होता है? सुन लो, सुन लो, ध्यान सुन लो, ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। alloy, alloy is a combination of materials, combination of n number of materials, a से लेकर a b c d z, a से लेकर z तक बहुत सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो, तब भी ये alloy नहीं होगा। जिस मर्जी से जाकर पूछो और वो अगर बता दे कि alloy को ठीक से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इसका मतलब उसको वाकई केमिस्ट्री आती है। a से लेकर z तक, ए से लेकर इनफाइनाइट एलिमेंट्स सबको कंबाइन कर दो, उसके बाद भी वो अलॉय नहीं होगा। तीसरी बार बोल रहा हूं, बहुत सारे मेटेरियल को कंबाइन कर दो, उसके बाद भी वो अलॉय नहीं होगा जब तक उसमें से एक ना एक मटेरियल मेटल ना हो। जब तक उसमें से एक ना एक मटेरियल क्या ना हो? मेटल ना हो। जब तक उसमें एक भी मेटल होगा तब उसको अलॉय बोला जाएगा। दैट मीन्स आई विल डिफाइन हियर एलॉय। एलॉय इज a combination, alloy is a combination of several materials, or we can say n number of materials, combination of n number of materials, n number of materials out of which at least one is a metal। ध्यान से देखो, कितने लोगों को समझ आया ये डेफिनेशन? ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो, मैं साइड हो गया हूं। चलो देखो क्या लिखा है। alloy is a combination of n number of materials out of which at least one is a metal। कम से कम बेटा एक मेटल होना चाहिए। अगर एक भी मेटल होगा ना, बाकी सारे नॉन मेटल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सारे नॉन मेटल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक भी मेटल है तो उसको हम बोलेंगे अलॉय। जैसे कि आयरन है, अब आयरन में आप कार्बन डाल दो, ऑक्सीजन डाल दो, लेकिन कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, लेकिन आयरन तो मेटल है ना। इसका मतलब ये क्या है? एलॉय हो गया। ये क्या हो गया? एलॉय। समझ आया बेटा सबको कि एलॉय और मेटल में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड एलॉय? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड एलॉय? चैट में एकदम धड़ाधड़ लिखते जाओ। यस 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 जी सर, यस सर, वेरी गुड। है ना? एकदम किसी से पूछना है ना, किसी से पूछना, चेक करना कि उसको मेटल और एलॉय के बीच में डिफरेंस आता है कि नहीं। लोग, ज्यादा लोग बोलेंगे, आपकी गलती नहीं है, ज्यादा लोग बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन होता है सर, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? किसका मिक्सचर होता है? भेल पापड़ी तो नहीं है, खिचड़ी तो नहीं है। मिक्सचर किसका होता है? बीकानेर का खिचड़ी है क्या? बीकानेर का मिक्सचर है क्या? नहीं, मिक्सचर नहीं बोलते। मिक्सचर जो है ना, उसमें प्रोपोर्शन के बारे में बातचीत नहीं होती, हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन इज अ मेटल। ठीक है, दैट इज अलॉय। वेरी वेरी गुड। ओके, चलो अब हम सबका आ गया। मेटल इज नेसेसरी। यस यस, मेटल नेसेसरी है। ठीक है, बिल्कुल सही बात, मेटल नेसेसरी है। अच्छा, अब आप लोगों को यहां तक ये सब चीज समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग यहां पर हमने डिस्कस कर लिया है डिफरेंस बिटवीन एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन। ठीक है, देख लो सभी लोग यहां पर क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया है। ये इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जाम में आता है, इसीलिए बार बार डिस्कस कर रहा हूं मैं। ठीक है, फ्लोएबिलिटी सबको समझ में आ गया। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अगर यहां पर लिखा है तो एक चीज और इसी के साथ जोड़ देना, शेप। ठीक है, शेप, क्रिस्टलाइन का शेप फिक्स्ड नहीं होगा, क्रिस्टलाइन का शेप फिक्स्ड नहीं होगा, सॉरी, क्रिस्टलाइन का शेप फिक्स्ड होगा, एमोर्फस का फिक्स्ड नहीं होगा। ठीक है, उसका रैंडम शेप हो सकता है, दैट इज अनदर पैरामीटर। ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, तीन मेल्टिंग पॉइंट हो गया, क्लीवेज प्रॉपर्टी हो गई, और पांचवा शेप हो गया। चलो एक दो चीज और है जो आप लोग नोट कर सकते हो, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट होता है आइसोट्रॉपी।
कितने लोगों को पता है कि आइसोट्रॉपी क्या होता है? जो 11th से 12th में आ गए उनसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आइसोट्रॉपी उनको पता होगा। आइसोट्रॉपी किसको पता है? एलॉय में मेटेरियल की रेशियो फिक्स रहती है क्या? बिल्कुल रहती है आशीष कुमार, एलॉय में मेटल की प्रॉपर्टी फिक्स रहती है। जैसे मान लो कि मैंने 18% 4% 1%, तो 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम एंड 1% वेनाडियम, ठीक है, और बाद बाकी सारा आयरन, ठीक है, 18 4 22 और 1 23, 77% आयरन। इसको बोलते हैं हाई स्पीड स्टील, इसको बोलते हैं हाई स्पीड स्टील। देख लो अगर वो प्रोपोर्शन दाएं बाएं है तो फिर आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे ना। ये हाई स्पीड स्टील इससे बनता है चाकू तलवार, इससे बनता है, ठीक है। कोई पूछे कि भैया चाकू तलवार किससे बनता है? तलवार लड़ रहे हैं, ठीक है, लड़ाई चल रही है, हाई स्पीड स्टील से क्या बनेगा? काटने वाला धातु, काटने वाला एलॉय, है ना। तो इसमें 77%, ये 70 नहीं हो सकता है, ये 77 ही रहेगा। टंगस्टन 18% ही रहेगा, क्रोमियम 4% ही रहेगा, वेनाडियम 1% ही रहेगा। फिक्स्ड है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हम लोग, ठीक है। चलो, तो स्ट्रक्चर्स डिफरेंस एंड फॉर्मूला इज सेम। यस आइसोट्रॉपी सर इज नेचुरली फिक्स्ड इन प्रोपोर्शन। यस, सही बात है आशीष, फिक्स्ड रहता है प्रोपोर्शन में। चलो, कोई तो बता दो आइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? आइसोट्रॉपी एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, आइसोट्रॉपी एक प्रॉपर्टी होती है। आइसोट्रॉपिक मटेरियल एंड एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोट्रॉपी एनआइसोट्रॉपी? कि 10 मिनट बाकी है क्या? अच्छा चलो ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। आइसोट्रॉपी का मतलब ये होता है कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ईयरफोन ठीक से लगाया होगा ना, ध्यान से मेरी बात सुनो, नोट्स बनेगा, ध्यान से सुनो। आइसोट्रॉपिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम होते हैं, हर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल वो होता है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज होगा तो एन लग जाएगा आगे, एन आइसोट्रॉपी। अगर सेम फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन पे होगा तो उसको बोलेंगे आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो अब आपसे मेरा सवाल है कि ये बताओ, क्रिस्टलाइन बॉडी, क्रिस्टलाइन सॉलिड आइसोट्रॉपिक होगा या एनाइसोट्रॉपिक होगा? मैंने आइसोट्रॉपिक क्या बोला कि जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम है, जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया, आप कह सकते हैं रिफ्रैक्टिविटी इंडेक्स, पढ़ा होगा ना फिजिक्स में रिफ्रैक्टिविटी इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिविटी इंडेक्स, रेजिस्टेंस, ये मान लो किसी मटेरियल की अगर हम टेस्ट करते हैं और उसके अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो क्या वो क्रिस्टलाइन है या वो अमॉर्फस है? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से यस नो मेरे को बताओ कि अगर हम देख रहे हैं क्रिस्टलाइन बॉडी, तो क्रिस्टलाइन बॉडी आइसोट्रॉपिक होता है ना आइसोट्रॉपिक होता है? क्रिस्टलाइन बॉडी आइसोट्रॉपिक होता है ना आइसोट्रॉपिक होता है? फातिमा कह रही है आइसोट्रॉपिक, और फातिमा आप बिल्कुल गलत हैं। और आकाश कह रहे हैं, आकाश एमॉर्फस कह रहे हैं, एमॉर्फस। मैं पूछ रहा हूं आइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टलाइन के बारे में पूछ रहा हूं मैं। तो आकाश ने कहा एमॉर्फस, प्रियांशु ने कहा एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है, सौरभ ने कहा एनाइसोट्रॉपिक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल। इधर 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 लिखेंगे हम क्रिस्टलाइन मटेरियल, यहाँ क्रिस्टलाइन लिख दिया और यहाँ लिख दिया एमॉर्फस, इधर क्रिस्टलाइन और इधर एमॉर्फस, ठीक है। ध्यान से देखेंगे क्रिस्टलाइन, ये है एटम्स, ये एटम्स इस तरीके से अरेंज्ड हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा बिल्कुल। अगर मैं इस डायरेक्शन पे जाता हूं, इस डायरेक्शन से जाता हूं, इस डायरेक्शन पे, तो मेरे को खाली खाली दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन पे जाता हूं तो मुझे दिख रहा है अलग अलग ऑब्स्ट्रक्शंस दिख रहे हैं, अलग अलग पार्टिकल्स दिख रहे हैं। इस डायरेक्शन में मैं ट्रैवल कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में मैं ट्रैवल कर रहा हूं, तो ये मेरे को यहां पर टकरा के मुझे वापस आना पड़ा। क्रिस्टलाइन बॉडी जो होती है ना, क्रिस्टलाइन बॉडी जो है वो आइसोट्रॉपिक, एमॉर्फस जो होती है ना, एमॉर्फस होती है आइसोट्रॉपिक। तो आप लोग ये नोट कर सकते हो कि क्रिस्टलाइन बॉडी, जैसे कि आप कह सकते हो रिफ्रैक्टिविटी इंडेक्स, रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सारा क्या रहेगा? ये डिफरेंट रहेगा, इट विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है जी हाँ।
रिफ्रैक्टिविटी इंडेक्स, रेजिस्टेंस, ये मैंने ओम बनाया, ठीक है, ओम बनाया, ओम 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 मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट। डिफरेंस इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू शो करेगा। एमॉर्फस में, ठीक है, एमॉर्फस में सेम प्रॉपर्टी रहेगी, आप किसी भी डायरेक्शन में चेक करो सेम प्रॉपर्टी रहेगी। ये क्यों रहेगी ये हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और मजेदार बात है जो मैंने बताया आपको कि ये कौन सा पॉइंट था, ये था पॉइंट नंबर 6, ठीक है, एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ना वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू शो करेगा, सिंपल सी बात है। ओके, और उसके बाद फाइनली फाइनली वी हैव 5 मिनट्स टू गो, द हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। Okay, heat of fusion is fixed in the case of crystalline body, and for amorphous it is not fixed, it is not fixed in the case of amorphous, in the case of amorphous it is not fixed. Okay, now I will write here an equation mc delta t, ध्यान से देखो, आप बोलेंगे ये सर Q क्या है, ये C क्या है, ये सब समझ आएगा, सब समझ आएगा, अभी थोड़ा लेवल आपका बढ़ेगा तो आपको भी समझ में आएगा। Q का मतलब होता है सेंसिबल हीट ऑफ फ्यूजन मेजर्ड इन जूल्स। फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग, मतलब कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जूल्स में, उसके बाद जाकर मटेरियल मेल्ट होगा। ध्यान से सुनो, 2 मिनट 3 मिनट लेट भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनो। सेंसिबल हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब यह होता है कि कितनी हीट एनर्जी, कितनी थर्मल एनर्जी चाहिए होगी सॉलिड बॉडी को, उसके बाद जाकर वो मेल्ट करेगा, उसके बाद जाकर वो फ्यूज करेगा। तो सेंसिबल हीट ऑफ फ्यूजन ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब मैंने बोला था ना आपको मेल्टिंग पॉइंट, वही वो जो बात चल रही थी मेल्टिंग पॉइंट, तो अब उसी को एनर्जी के फॉर्म में ले लो कि थर्मल एनर्जी कितनी चाहिए होगी तब जाकर वो फिक्स्ड, वो मेल्ट होगा। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो एनर्जी फिक्स्ड होती है, और जो एमॉर्फस है ना उसमें फिक्स्ड नहीं होती कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कभी कई कम एनर्जी चाहिए होती है, कई बार ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो मैंने 2 चीजें बताई थी आपको कि एक टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर इन दोनों को छेड़छाड़ करते रहोगे ना तो बहुत सारी चीजें पता चलती रहेंगी। अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी और एक फिक्स्ड पॉइंट के बाद क्या होगा, मटेरियल ट्रांसफॉर्म होगा। तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो बोला एनर्जी चाहिए 100 जूल्स, एग्जांपल ले रहा हूं, एनर्जी चाहिए 100 जूल्स। 100 जूल्स मिलने के बाद बॉडी जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर एमॉर्फस के बारे में बात करें तो यहां पर कोई फिक्स्ड नहीं है, यहां बता नहीं सकते कि 100 जूल्स चाहिए या 200 चाहिए, तो ऐसा बोलेंगे समवेयर अराउंड 100 to 150 joules, it is not fixed, you all know it is carrying a range. So now this was the seventh difference between amorphous and crystalline. So today we have discussed the n number of differences, फटाफट डिफरेंसेस देख लो, किधर गया डिफरेंस, ये इधर, ये हमने देखा। one was arrangement of particles, second was flowability, third was melting point and melting range, fourth was cleavage property, fifth was shape, and then the sixth was isotropy and anisotropy, and the seventh one was heat of fusion. Heat of fusion you all have understood, मतलब कितनी भूख है, एनर्जी की कितनी भूख है। अगर क्रिस्टलाइन बॉडी है तो उसकी एक एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी उसको मिलेगा तब जाकर वो मेल्ट आउट होगा, उसके एटम्स दूर दूर जाएंगे, दूर जाने के लिए एनर्जी चाहिए ना, कौन सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ठीक है। वो कैसे मिलेगा, टेम्परेचर से मिलेगा, ठीक है। तो ये है हीट फॉर फ्यूजन। फ्यूजन का सिंपल लैंग्वेज मतलब क्या है, फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग, मेल्ट करने को फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। कल के क्लास में ध्यान से मेरी बात सुनो, कल के क्लास में हम जेई मेंस, नीट के बहुत सारे केमिस्ट्री क्वेश्चंस करेंगे, इन सब के ऊपर बेस्ड होगा, और हम ब्रेवाइस लैटिस को डिस्कस करेंगे, क्रिस्टल लैटिस डिस्कस करेंगे, यूनिट सेल डिस्कस करेंगे, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन,
क्रिस्टल लैटिस, बेवाइस लैटिस, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल जो है ना वो बढ़ाते रहेंगे। ये नोट्स आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। और अब क्लास शुरू होने वाली है आपकी बायोलॉजी की बाय डॉक्टर रजनीश सर। सो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ और कल मिलेंगे। तो चलो बताओ कैसा लगा क्लास, समझ आया नहीं समझ आया? everyone tell me are you able to understand chemistry? थोड़ा आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, क्या लग रहा है बताओ? Did you study properly today's class? क्या सब लोगों ने ठीक से पढ़ाई की है? नहीं की है तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। और अच्छे से पढ़ाई की है, नोट्स बनाया है तो मजा आएगा। और ऐसा मजा आता रहेगा, केमिस्ट्री ऐसे उड़ा देंगे ऐसा, ठीक है? एक भी क्वेश्चन एकदम छप जाएगा दिमाग में। जिस मर्जी ये सवाल पूछो और ये एक्सपेक्ट करो कि सामने वाला मेरे सवाल पूछे, जब आप सवाल का जवाब दे दोगे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और जब तक हम हैं तब तक आपको टेंशन नहीं लेनी है, सिलेक्शन आपका मैं दिलवाऊंगा। जैसे मैं आईआईटी दिल्ली के कैंपस में गया, आपको भी मैं आईआईटी दिल्ली के उदयगिरी हॉस्टल में डाल दूंगा, आपको मैं गिरनार हॉस्टल में डाल दूंगा, वहां पर चिल करना, ठीक है? लेकिन आपको अभी केवल सब्जेक्ट पे फोकस करना है। संसार में ऐसा कोई टर्म नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा मेहनत करते रहा करो, लाइव क्लास में किताब कॉपी लेकर बैठा करो, पेन लेकर बैठा करो और दमादम सवाल भी पूछा करो सामने वाले से कि सर वो जो टॉपिक से रिलेटेड हो, है ना? ऐसा फालतू सवाल नहीं।